नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिस फैसले में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने पर करारा हमला किया गया है। एनआईए कोर्ट ने आज मालेगांव ब्लास्ट में फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। और बरी होने के बाद सारे जो आरोपी थे उन्होंने खुशी जताई और कहा कि हम पर हमारे ही देश में हमें जो है आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई थी और भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को जो है इस फैसले ने ध्वस्त कर दिया है जो 17 सालों में गढ़ने की कोशिश की गई। मालेगांव ब्लास्ट के बाद जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट में भी इसी थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जब कसाब सहित जितने भी आरोपी थे सभी के हाथों में कलावार उसके हिंदू पहचान वाले आई कार्ड उसके पास से मिले थे। यदि कसाब जिंदा ना पकड़ा गया होता तो शायद 26/11 के आरोपी को ही भगवा आतंक कहकर एस्टैब्लिश कर दिया गया होता और कांग्रेस जो आरोप लगाती है आरएसएस पे, बीजेपी और जितने भी भगवा पार्टी हैं उन पर कि ये आतंक फैलाती है, वो थ्योरी शायद एस्टैब्लिश हो जाती। लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और ये थ्योरी ध्वस्त कर दिया गया। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि रिलीजन का कोई जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई रिलीजन नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और हम कह रहे हैं कि आतंकवाद का जो रंग है वो भगवा नहीं बल्कि हरा ही है और गहरा हरा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हमने कुछ सवाल उठाए हैं अपने प्रोग्राम में, और वो है कि आरोपी यदि बरी हो गए हैं ब्लास्ट में तो उसका असल आरोपी कौन है। ये सवाल कांग्रेस से है कि असल आरोपी को क्या बचाने के लिए कांग्रेस ये कर रही थी? क्या ब्लास्ट के जो असल आरोपी थे उसे बचाने के लिए भगवा आतंकवाद का रंग जो है कांग्रेस ने या उनकी एजेंसियों ने देने की कोशिश की? और सबसे अहम सवाल ये कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों के जीवन के 17 वर्ष जो है कौन लौटाएगा? बीते 17 वर्ष में उन्होंने जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक यातनाएं झेली उसका हिसाब उन्हें कौन देगा? इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि यह जो लड़ाई थी, यह जो संघर्ष था, यह 17 सालों का जो संघर्ष था, इस संघर्ष में सुदर्शन न्यूज पहले दिन से साथी रहा है, साक्षी रहा है। और हमने हर मोड़ पे आज जो चैनल अपने आप को राष्ट्रवादी और सनातनी कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सनातनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैनल उस दौर के खबरों को अगर आप देखें, उस दौर के उस चैनल की रिपोर्टिंग को अगर आप देखें तो वही चैनल थे जो प्रज्ञा ठाकुर को डाइन बता रहे थे, वही चैनल थे जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी को समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज जो है उनके टोन भी बदल गए हैं, उनका अंदाज ही बदल गया है। लेकिन सुदर्शन पहले दिन से जो कह रहा था आज भी वही कह रहा था, क्योंकि आज जो सच की जीत हुई है उस जीत में हमारी भी भूमिका है, हमारा भी योगदान। हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले जो 17 सालों का जो संघर्ष है, 17 सालों की जो यात्रा है इस केस की, उस पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को हम देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भगवा आतंक की थ्योरी को स्थापित करने की कांग्रेस की कोशिश का विरोध करने की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। इस साजिश में सत्य के साथ खड़े रहने का भुगतान सुदर्शन न्यूज को भी करना पड़ा। हम पर मुकदमे दर्ज हुए, हमारा मजाक उड़ाया गया। हालात तो यहाँ तक लाए गए कि एनडीटीवी ने बाकायदा हमारे खिलाफ एक ऐसा शो किया जैसा कि मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य गुनाहगार सुदर्शन न्यूज ही हो। ये आज का एनडीटीवी नहीं था बल्कि 2008 का एनडीटीवी था, जो पूरी तरीके से सरकारी रंग में रंगा हुआ था, कांग्रेस के रंग में सना हुआ था। की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक खबर, उन्होंने मोडासा बम धमाकों से जुड़ा हुआ एक गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि ये धमाके हुए इससे पहले ही आरएसएस से जुड़े एक टीवी चैनल पर यह खबर दिखाई गई। तो क्या दोनों का रिश्ता है? यह है योग और मसाज की इस रिपोर्ट के नीचे की ब्रेकिंग न्यूज। सुदर्शन टीवी पर 29 सितंबर को 9:29 पर मोडासा धमाके की खबर। एक मरा 7 घायल। इस पर नजर पड़ गई सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की। पत्रकारों को तुरंत बुलाया और सुदर्शन टीवी पर आरोप लगा दिया। ये तो एक नया चैनल है, दूसरे चैनल तो आप लोग जानते हैं कि ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा सब में एफिशिएंट हैं। तो ये सबसे आगे बढ़ गए के साथ ही साथ कैसे इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज में दे दिया, क्योंकि उसका संबंध सीधे सीधे आरएसएस से है। सुदर्शन टीवी के मालिक के मुताबिक मोडासा में बम 9:25 पर फटा और 4 मिनट में खबर चलाना कोई बड़ी बात नहीं। सुरेश चवानके ने इस आरोप को नकार दिया, लेकिन एक आरोप को मान लिया। साफ साफ कहा कि हाँ, मैं साध्वी प्रज्ञा को जानता हूँ। हाँ हो, मेरी क्या साध्वी जी से कई करोड़ लोगों की, लाखों लोगों की पहचान हो सकती है।
तो क्या उनकी पहचान होना कोई गलत है? हमें धमकियां भी आई, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए के सिद्धांत पर हम अटल रहे। उस समय हमें ईश्वरीय प्रसाद के तौर पर केस में फंसाए गए पीड़ितों का, उनके परिवार वालों का स्नेह और आशीर्वाद मिला। उन सभी ने खुलकर कैमरे में यह बताया कि न्याय की ये लड़ाई सुदर्शन न्यूज और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के बिना अधूरी थी। हमारे माननीय सुरेश जी चौहान के, जिन्होंने मेरे जीवन काल के एक ऐसे अहम पहलू जिसमें मैं 9 वर्षों तक जेल में थी, उसमें मैं सुरेश जी को नहीं जानती थी और ना ही सुरेश जी मुझे जानते थे। लेकिन जब लोगों ने पूछा और आपकी न्यूज में प्रथम न्यूज आई 2008 मालेगांव विस्फोट की, सबसे पहले न्यूज चलाई आपने, विधर्मियों ने आपके ऊपर केस लगा दिया। केस लगाया कि आपको पता था पहले से और इसलिए आपने न्यूज चलाई। आपके लोग वहां थे, आपके लोग ये सब जानते थे। सत्य की विजय सदैव होती है, होती रहेगी, क्योंकि यही धर्म है। और इसलिए सुरेश जी ने उस आरोप का भी सामना किया और विजयी हुए, इसका अर्थ है। और जब उनसे पूछा गया कि आप साथी प्रज्ञा सिंह जी को जानते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जानते हैं, उन्होंने ना जानते हुए भी कहा हाँ जानता। इसे कहते हैं वीरता, इसे कहते हैं निर्भीकता, इसे कहते हैं निश्चल मन, इसे कहते हैं देश के प्रति, देशभक्तों के प्रति समर्पण, और इसे कहते हैं सत्य के लिए डटे रहे। हृदय से आभार सर, बहुत बहुत आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं। हमारे साथ जिस दिन कोई नहीं खड़ा था, उस दिन सुदर्शन चैनल टीवी चैनल खड़ा था और चौहान के साहब हमारे साथ खड़े थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का और हमको साहस दिलाने वाला वो अनुभव था जब हमें ये बताया गया कि सुदर्शन टीवी हमारे साथ हम आपके साथ है, आगे भी रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। गत 17 वर्ष में पहली बार ससम्मान हमारी बात किसी ने सुना, हमारी वेदना को जानने की कोशिश किया, इसलिए आजीवन हम आपके और आपके सहयोगी के ऋणी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म रक्षित रक्षिता, अतः अंत में वही हुआ। रावण रथी विरथ रघुवीरा, ये रामायण में भी बताया गया है कि अधर्मी संख्या और सामर्थ्य में आपसे ज्यादा रहेगा, लेकिन जीत हमेशा धर्म की ही होगी। आज 17 साल बाद जब दिनांक 31 जुलाई को यह फैसला आया है, वो पवित्र रामायण के उन शब्दों को साकार कर रहा है। अदालत ने कांग्रेस की सत्ता द्वारा फंसाए गए सभी हिंदुओं को ससम्मान बरी कर दिया है। ये सुदर्शन न्यूज के संघर्षों का यश है। सत्यमेव जयते। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी हिंदुओं को निर्दोष बरी किया गया है। सुदर्शन ने पहले क्षण से कहा था, जिसका उल्लेख गृह मंत्री जी ने अभी संसद में किया, कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हम न्याय के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। कैसा षड्यंत्र रचा गया था कि इस्लामी आतंकवाद के प्रति उत्तर में हिंदू आतंकवाद, सेफ्रॉन टेररिज्म दिखाया जाए, भगवा आतंकवाद कहकर लाखों वर्षों की परंपरा को बदनाम किया गया। सुदर्शन न्यूज चैनल पहले क्षण से ही इन सभी पीड़ितों के साथ था। इनका साथ ही केवल नहीं दिया, बल्कि सभी प्रकार से इनके साथ खड़े रहे। हर क्षण इसका रिपोर्ट किया। जो भी लोग बेल से आए, सबसे पहले सुदर्शन पर आए। और आज का ये निर्णय यही बताता है कि सुदर्शन ने अपने सत्सद विवेक बुद्धि, हिंदू परंपराएं, मान्यता और इतिहास के बल पर जो सत्य का साथ दिया था, उसका विजय हुआ है। इन पूरे संघर्ष के समय में जिन लोगों का 9-9, 10-10 वर्ष का आयु एक आतंकवादी का ठप्पा लगाकर जेल में गया, उनको शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनको अब सरकार, न्यायालय और तथा कथित ये सारा मीडिया जो रोज घंटों हिंदू आतंकवाद के शो करता था, इनको ही पूछना चाहिए कि अब इसकी भरपाई वो कैसे करेंगे। मैं आशा करता हूं इन सभी नायकों को जिनको प्रताड़ित किया गया, समाज उनका सम्मान करेगा और सुदर्शन के संघर्ष में साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद। बड़ा सवाल यह है कि क्या उन हिंदुओं का 17 साल लौटाया जा सकेगा जिन्होंने आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार की प्रताड़ना तात्कालिक सत्ता के इशारे पर झेली? क्या जल्लाद बने उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होगा जिन्होंने संत और सैनिकों को भी बेरहमी से टॉर्चर किया? जो शत्रु देश के जासूसों के साथ भी नहीं दिखाई जाती, वैसी बर्बरता दिखाई गई। सुशील शिंदे, सोनिया गांधी दुनिया के आगे जाकर हिंदू समाज से भगवा आतंकवाद जैसे अक्षम्य शब्दों के लिए क्षमा मांगेंगे? क्या हिंदू समाज उन्हें माफ कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि निर्दोष को
ब्लास्ट में फंसाने वाली कांग्रेस सरकार ने फिर से किसी असली अपराधी को बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। आज वह सिद्ध हो गया है कि हिंदू, सनातन और भगवा सिर्फ शांति का प्रतीक है, ना कि आतंकवाद का प्रतीक। पूर्व सरकार के द्वारा नियोजित हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए हमारे कई साधु संतों को जो है सो हिंदू आतंकवाद के नाम पर फंसाया गया था। लेकिन आज जो कोर्ट का निर्णय आया है उससे पूरे साधु संत समाज में खुशी का लहर है और पूरे साधु संत समाज कोर्ट को हृदय से साधुवाद देता है कि आपने जो दूध का दूध और पानी का पानी किया और उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा मारा है जिसने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नारा दिया था और बदनाम करना चाहा था। लेकिन सत्य की आज विजय हुई है। हिंदू आतंकवाद नहीं, हिंदू शांति का धर्म है। यतो धर्मस्ततो जया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र शरीर विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ओम नमो नारायण। देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट में आज एनआईए कोर्ट के जरिए जो निर्णय आया है वो सच्चाई की जीत है। सत्यमेव जयते। बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस की सरकार ने की थी कि वो पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी बताने की कोशिश की थी। सैफरन टेरर कहा था, हिंदू टेरर कहा था और पूरे दुनिया में हिंदू समाज की, सनातन समाज की बदनामी की थी। इस कोर्ट के निर्णय से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को फंसाती थी और समाज को बदनाम करने के लिए हथकंडे अपनाती थी। आज का निर्णय कांग्रेस को बेनकाब करने वाला है। देखिए, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट, शब बारात के दिन हुआ था। शब बारात के दिन मुसलमानों के लिए वो दिन होता है जिसमें कहते हैं अल्लाह ताला पहले आसमान पे आके कहता है आओ मुझसे मांगो। आज मैं अपना पूरा का पूरा दरबार खोल देता हूँ, जिसको मांगो। लोग उस दिन सबकी गुनाहों की तौबा कबूल होती है, मुसलमानों का मानना है। और मुसलमान उस दिन जो है ना, जो मुसलमान शराब पीता है, जो मुसलमान नमाज कभी नहीं पढ़ता ना, शायद उस दिन भी नमाज पढ़ने चला जाता है। और उसी दिन कब्रिस्तान में ब्लास्ट हुआ, मरने वाले 35-40 मुसलमान थे, बच्चों के बदन के टुकड़े उड़ गए और उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो सब मुसलमान पकड़े गए। मैं नहीं, दुनिया हैरान है कि मुसलमान ही मर रहा है, मुसलमान की मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा है और मुसलमान ही उसका दोषी है। क्या मतलब इसका? ठीक है, मुसलमान ही उसका दोषी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन कांग्रेसी भी तो दोषी हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लोग भी तो दोषी हो सकते हैं। दोषी आखिर आपको भगवा ही क्यों दिखता है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ऐसे मसलों पर बहुत अच्छी समझ और बहुत ही अच्छी लॉजिक के साथ, तर्क के साथ बात करते हैं। जय भगवान गोयल जी हैं, हिंदू नेता के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। अरशद आजमी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। और विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा असगर खान जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं और अधिवक्ता भी हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में अरशद आजमी साहब से करना चाहूँगा, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अगर मेरी आवाज़ अरशद भाई आप तक पहुँच रही है, क्या अरशद जी तक पहुँच रही मेरी आवाज़? अच्छा, वो थोड़ी देर में असगर खान के पास मैं चलता हूँ। अरशद साहब अब नहीं है। असगर खान साहब, ये जो फैसला आया है, फैसला आपने भी सुना, आवाज तो पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। तो ये जो आवाज़, यह जो थ्योरी गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उस थ्योरी को एक तरीके से, या जो रचने वाले थे साजिश को, उसको एक गहरी चोट पहुंची है, एक गहरा धक्का लगा है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद से लोग ये शब्द यूज करना छोड़ देंगे या नए तरीके से फिर प्रयास करना शुरू करेंगे? क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो केवल प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित से नहीं, बल्कि इस विचारधारा से है। और ये अगर हार मान लेते हैं तो शायद उनकी राजनीतिक मौत जो कहे वो भी हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें अब आगे और बढ़ेगी या ख़त्म हो जाएगी? देखिए, ये सारी चीज़ें तो हर तरह से मुकेश भाई ख़त्म होनी ही चाहिए। इनको कभी भी, बल्कि आपके यहाँ भी मैंने बहुत बार ये बात कही है कि हर चीज को धर्म से क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी भी पूरी जितनी आपकी कमेंट्री रही है उसमें यही बात हुई कि ये सब भगवा से जोड़ा गया है इसको। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का एक केस में
ये तो 9-10 साल के, इसमें 7-8 साल का केस था, उसमें 18 साल के करीब के वक्त गुजर चुका था जेल में, और उसके बाद अभी उनको हाई कोर्ट ने बरी किया था। तो आज जो बातें आपने कही हैं उस पर भी आपने प्रोग्राम किया था और मैं भी उसमें मौजूद था। उस सारी बातों की जो आज कही है उसकी उल्टी बातें आप उस वक्त बोल रहे थे। तो ये सब होना ही नहीं चाहिए भाई, सब बराबर हैं, सब भाई भाई हैं, सब दोस्त हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भगवा से नहीं जोड़ना चाहिए, आपने ठीक है, लेकिन कांग्रेस जोड़ रही थी, समाजवादी पार्टी जोड़ रही थी, तो आपने कभी सामने आके विरोध तो नहीं किया जो आपको नहीं करना चाहिए ऐसा? कोई भी मुसलमान तो आकर के सामने नहीं कहा कि भाई भगवा आतंकवाद नहीं होता है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। अभी मुकेश भाई, अभी भी आपने बार बार कहा कि ये सब भगवा रंग नहीं है, हरे रंग और गहरे हरे रंग की बात है। क्योंकि सारे आतंकी मुसलमान है, हर एक मुसलमान आतंकी नहीं है, असगर खान आतंकी नहीं है, लेकिन जो आतंकी पकड़े गए वो मुसलमान है। तो भाई उस थ्योरी के आधार पे आप तो कहेंगे ना, जो पूरी ताकत लगाता है कि हर चीज को धर्म से जोड़ दो, नहीं जोड़ना चाहिए। जब आप धर्म से जोड़ेंगे, जब आप जहर फैलाने की बात करेंगे, नफरतें बढ़ेंगी। 17 साल तक जहर फैलाया जा रहा था, तब तो आप ये ज्ञान देने के लिए नहीं आए थे। ये मुल्क की नहीं, 17 साल तक जो ये जहर फैलाया जा रहा था, और 17 साल तक जो साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और उपाध्याय जी और समेत जो 5 जो आरोपी थे उनके साथ जो बर्बरता की जा रही थी, तो तभी आप ये ज्ञान देने के लिए नहीं आए। एक बार भी आपकी जुबान से नहीं निकला, कोई भी मुस्लिम संगठन आकर के सामने नहीं कहा, कोई किसी ने भी कांग्रेस का विरोध नहीं किया कि आप भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रही है, गलत है। ज्वाइन तो किया है मैंने। 4 दिन पहले जी उल्टा बोला। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? अरशद आजमी साहब बोल रहे हैं क्या? जी हाँ जी अरशद आजमी साहब, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अरशद आजमी साहब, कांग्रेस ने ये जो थ्योरी गढ़ने की कोशिश की थी, आज उनकी थ्योरी जो है फेल हो गई है। इसके बाद क्या कांग्रेस फिर से प्रयास करेगी या मान लेगी हार? कौन सी थ्योरी फेल होगी? कौन सी कांग्रेस ने थ्योरी जड़ने की कोशिश की? ये जो भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ने की कोशिश की थी आपके नहीं, गलत कह रहे हैं इसमें। हाँ, इसमें कांग्रेस ने कोई थ्योरी गढ़ने की कोशिश नहीं की। जी, किसने करी थी? ये तो एटीएस द्वारा पकड़े गए लोग थे। एटीएस द्वारा पकड़े गए लोग थे। 2010-12 के दौरान एटीएस के बाद ये केस एनआईए को दिया गया। 2014 में सरकार बदल गई। 2015 में रोहिणी साइलियान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने बयान दिया कि एनआईए के अधिकारी ने कहा है कि सरकार चाहती है कि आप मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ नरमी इख्तियार करिए। और 2016 में एनआईए चार्जशीट दाखिल करती है ये कहते हुए कि सबूतों का अभाव है, सबूत नहीं है, इसलिए प्रज्ञा ठाकुर और उनके दूसरे साथियों को इस केस से बरी कर दिया जाए। वो तो एनआईए कोर्ट ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि इतने एविडेंस है कि इन पे मुकदमा चलाया जा सकता है, और फिर ये मुकदमा आगे चला। इसमें कांग्रेस ने कहा कोई थ्योरी चली और उसको कहां फेल हो गया। भाई साहब, ये तो पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जो भगवा आतंकवाद में जो किताब है बर्नी की, अजीज बर्नी की किताब का, तुरंत चले जाते हैं उसी के बाद से उसका लोकार्पण करने के लिए, फीता काटने के लिए। अजीज बर्नी की किताब जो आरएस भगवा आतंकवाद पे था। पहली बात, राहुल गांधी कांग्रेस का जिक्र कर दिया ना। हाँ, आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस का जिक्र किया जिसमें था, उसमें आपके नेता गए और भगवा शब्द जो है, जो सेफरन टेररिज्म, ये शब्द आपके शिंदे साहब ने कहा। वो मैंने बयान दिखाया, मैं फिर से दिखा देता हूं एक बार। शिंदे का बयान जो है एक बार फिर से चला, मैं फिर से उसके बाद चिदम्बरम जी ने अपने इंटरव्यू में कहा, एनआईए की चार्जशीट में इस बात को कहा गया, राहुल गांधी इस बात में कहे। तो वो सारी चीजें तो है कि अब किस तरीके से आप सीधे डिनाई कर जा रहे हैं, जो फैक्ट सामने रखा हुआ है उसको भी डिनाई कर देते हैं आप लोग। डिनाई नहीं कर रहे हैं। ये मुझे ये बताइए, ये जो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो मुकदमा था, ये किसके खिलाफ था? किसी धर्म के खिलाफ था? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं था, तो आपने धर्म का नाम क्यों लिया? आपने सेफरन टेररिज्म क्यों कहा? आप कहते हैं प्रज्ञा ठाकुर का नाम लेते, कर्नल पुरोहित का, आपने तो सेफरन टेररिज्म का कहा, आपने भगवा आतंकवाद कहा। ये सुनिए, ये मुकदमा किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। ये मुकदमा उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया या करने की कोशिश की, या वो जो भी था। नहीं, ये आपका अब मानना है आपका, जो कहीं ना कहीं ये मुकदमा मालेगांव ब्लास्ट के असल आरोपी को भगाने के लिए, असल आरोपी को छुपाने के लिए, असल आरोपी को बचाने के लिए और भगवा आतंकवाद की थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए रचा गया था, गढ़ा गया था, बना गया था, जिसको आज एनआईए की कोर्ट ने जो है अपने हथौड़े से ध्वस्त कर दिया। यही सच है। आज आप नहीं मान रहे। ये तो जो फैसला आया है, मेरी बात सुन लीजिए।
ये जो फैसला आया है ये कोई आश्चर्यजनक फैसला नहीं है। जो एजेंसी जिसका काम था इस फैसले के इन आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, वो एजेंसियों ने 2015-16 में हथियार डाल दिया। तो मुझे बताइए 2008 से 2015 का वक्त बहुत ज्यादा होता है सर। 9 साल में जो आप एविडेंस नहीं आप गढ़ पाए, आप चाह रहे हैं कि 14 के बाद एविडेंस आ जाए। एविडेंस क्या खड़ा रहता है वहां पे? एविडेंस तो तुरंत पकड़े जाते हैं। एविडेंस तो आप लोगों ने एकत्र किया था, आपकी सरकार ने एविडेंस भी एकत्र कराए थे, लेकिन सारे झूठे थे। उसी बात को एनआईए कोर्ट ने आज कर दिया। मेरे अश्वनी दुबे जी हमारे साथ है, मुझे लगता है केस में ज्यादा बारीकी से नजर रखे हुए थे, ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे। मुझे बोलने का मौका देंगे 1 मिनट का, तो मैं जी जी आप बोले आप जी। आप बोल रहे हैं कि एजेंसियों का काम था, वही तो हम भी कह रहे हैं कि एजेंसियों का काम था कि सबूतों को इकट्ठा करती। जब असीमानंद ने बयान दिया कि ये सारे मामले में सुनील जोशी का हाथ है, सुनील जोशी कहां गए? सुनील जोशी ने खुद बयान दिया था कि इस बम ब्लास्ट में ये बम ब्लास्ट उनके लड़कों ने किया है। उसके बाद से सुनील जोशी लापता हो गए, फिर पता चला उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या का आरोप भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर और उनके साथियों पर लगाया गया। फिर ये पता चला कि भाई उस बम ब्लास्ट में जो मोटरसाइकिल कहां जाओगे ढूंढने कातिल मेरे, तुम तो मेरी मौत का इल्जाम भी मुझी पर रख दो अरशद आजमी साहब। कहां ढूंढने जाओगे कातिल? मेरी मौत का इल्जाम भी मुझी पर रख दो। कहां गए? ठीक है अश्वनी जी देंगे जवाब आपका। अश्वनी जी देखिए मुकेश जी, अदालत का किसी क्रिमिनल केस को देखने का नजरिया अलग होता है जी। और एविडेंस क्रिमिनल केस में हर एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तुरंत एविडेंस कलेक्ट करना। 2008 से लेकर के अगर आप देखें जो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन थी। मैं नहीं कह रहा हूं, जजमेंट कह रही है जो भी आई है। कल अपीलेट कोर्ट में क्या होगा, विक्टिम को भी राइट है, एजेंसी को भी राइट है अपीलेट कोर्ट में चैलेंज करने का। अपीलेट कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, वो बाद में तय होगा। परंतु अभी जो एविडेंस एटीएस ने प्राइमरीली कलेक्ट किया और बाद में जब दूसरी एजेंसी एनआईए जो देश की टॉप एजेंसी है उसने जब जांच शुरू की और उसके बाद जब ट्रायल चला तो उसमें ये समझ में आया कि ये एक नैरेटिव बेस्ड केस है और खास तौर से पॉलिटिकल माइलेज के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम करने के। इसलिए ऑनरेबल जज ने अपने केस में साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उसके पीछे सिर्फ इतनी सी बात थी कि इस केस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी वो इन्वेस्टिगेशन ही रिलीजन बेस्ड थ्योरी पर आधारित थी। बिल्कुल। नंबर 2, जो एविडेंस मिला वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं था। आप मुकेश जी कोई गाड़ी खरीदते हैं, आज बेच दीजिए और 2 साल बाद जो खरीदने वाला है वो गाड़ी कहीं ले जाके यूज कर ले, मिसयूज कर ले, अब्यूज कर ले, किसी क्राइम में यूज कर ले, तो आपकी जिम्मेदारी तो बेचते ही, सेल लेटर साइन करते ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे गाड़ी को लेकर आना जिसका चेसिस नंबर नहीं मिल रहा हो, इंजन नंबर नहीं मिल रहा हो और उसको सो कॉल्ड तरीके से पोर्ट्रे करते हुए कह देना कि वो साध्वी प्रज्ञा का था, ये बात भी, ये थ्योरी भी बिल्कुल नेगेट किया कोर्ट ने। तीसरा, आरडीएक्स की थ्योरी को नेगेट किया। मैं यहां पर तथ्यों की बात इसलिए कह रहा हूं कि जिसमें देखिए एक बात समझना होगा कि लोग घायल हुए, लोग मरे, उनके साथ सबकी संवेदना है। ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट नहीं हुआ, कोर्ट ने भी कहा ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन किन लोगों ने ब्लास्ट किया वो लोग तो ट्रायल में आए ही नहीं। उन लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पकड़ा ही नहीं। तो 9 साल 8 साल का टॉर्चर जेल में रख करके प्राइवेट पार्ट्स में तमाम डंडे से लेकर के और चीजें करना, अब्यूज करना, टॉर्चर करना, इस चीज को कभी जो है मैं समझता हूं कि कसाब को जानते हुए कि वो आतंकी है, कसाब को इस तरह का ट्रीटमेंट हमारी एजेंसीज ने नहीं दिया। और अगर कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को इस तरह का ट्रीटमेंट दिया, आज भी देखिए वो लाचार हैं, बीमार हैं, तो ये साबित करता है कि एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ की, उसको टेररिस्ट बनाने की प्री प्लान्ड थ्योरी, ऑर्केस्ट्रेट थ्योरी थी जो आज डिसमेंटल हुई है। नंबर 2, बिल्कुल, सुरेश चौहाड़के जी योद्धा है, सुदर्शन टीवी योद्धा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जिस समय परिस्थितियां विपरीत थी उस समय भी वो इन लोगों के साथ खड़े रहे। मैं ये बात बड़ी पूरे कन्विक्शन के साथ एक वकील होने के नाते भी कहता हूं, क्योंकि वो जानते थे कि ये निर्दोष तमाम। मैं तो उनके साथ बहुत दिनों से साथ में था और देखता था कि कैसे
चैनल को पीस टीवी के साथ जोड़ने की कोशिश होती थी, जाकिर नायक के चैनल के साथ इसको जोड़ने की कोशिश होती थी, जबकि जाकिर नायक को भी एक्सपोज किसने किया? सुरेश चौहाड़के ने, सुदर्शन न्यूज ने और तमाम टीम ने किया। तो विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए इस केस की बात नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, निश्चित तौर पर कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद को करने वाले लोग और आतंकवाद को पोर्ट्रे करके दूसरे लोगों को फंसाने वाले लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तीसरी बात देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार नेता थे, हैं और अभी रहेंगे आगे, अगर वो दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करते। अगर वो किसी मंच से कोई बात हिंदू आतंकवाद की थ्योरी की बात करें, सुशील शिंदे अगर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी की बात करें, हेमंत करकरे, परमवीर सिंह जैसे लोग जो उस समय रूलिंग पार्टी थी, उसके लोग जो काम कह रहे थे, वो निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी इस देश में आए, जबकि हिंदू वसुधैव कुटुंबकम शांति के साथ रहे। तो हमारे देश में करोड़ों रोहिंग्या हैं, अभी भी रह रहे, खाना खा रहे हैं, वहां उनके एक टाइम का खाना नहीं मिलता, हमारे यहाँ 3 टाइम का खाना खा रहे हैं। तो वो जो इसके बाद भी उनको मार के नहीं फेंका जा रहा है, उनको प्रॉपर लॉ के थ्रू भेजा जा रहा है, भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यही भगवा है, यही समझने की जरूरत है, यही थ्योरी। इसलिए ये समझना पड़ेगा, ये बात मेरे भाइयों को मानना पड़ेगा। सालों साल से परंपरा रही है, इसमें भगवा का क्या लेना देना है? यही हमारा हिंदुस्तान ने हमेशा ये भगवा तो हिंदुस्तान और भगवा का अलग कैसे मान रहे हैं? दोनों एक ही तो है अरशद साहब, दोनों एक ही है, हिंदुस्तान और भगवा एक ही है। आप इसको अलग मानने की क्यों भूल कर रहे हैं? सुदर्शन चैनल के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि पीड़ित किया गया, मैंने तो देखा ना हिंदुस्तान की 70-75 साल तारीख में कि एक आरोपी जो बम ब्लास्ट केस में है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसे पीड़ित तो फिर सभी लोग होना चाहेंगे कि आप इल्जाम लीजिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइए। तो देखिए, ये नहीं, आप देश अबू आजमी के बारे में क्या कहेंगे? अबू आजमी के बारे में भी बताइए ना। मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है, सांसद है, उसके बारे में तो मुंह से कुछ नहीं निकलेगा आपको। उनके विनोद जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रहते हुए जो बयान दिया था हिंदू टेररिज्म पर, भगवा टेररिज्म पे, एक बार वो सुनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह कि ऐसी कोई बात कांग्रेस ने नहीं की थी, इसलिए मैं कांग्रेस की ये बात एक बार फिर से मैं सुनाता हूँ। एक बार पीसीआर से कहूंगा कि वो बाइट एक बार सुनाएं, उसके बाद विनोद बंसल जी के पास चलेंगे सीधा। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में। उस कैंप के आप भी हैं विनोद बंसल जी, जिस कैंप की बात कर रहे हैं, जो वहां पर हिंदू टेररिज्म को ट्रेनिंग ली है सर आपने? नहीं, मैं तो रोजाना देता हूँ, हर वर्ष होती है और मैं उस ट्रेनिंग में रहता भी हूँ। लेकिन हम आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं देते, राष्ट्रीय स्वाभिमान की ट्रेनिंग देते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्प करते हैं और जिहादियों की मृत्यु का सपना देखते हैं और उनके लिए तैयारी भी करते हैं। जो इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी लोग हैं, उनको देश से समूल नाश करने का भी संकल्प लेते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहाड़के जी और आपकी पूरी टीम को कोटि धन्यवाद, बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि सुदर्शन जिस काम को ठान लेता है, जिस काम के पीछे लग जाता है, वो अंतिम परिणाम तक पहुंचाता है। आज पुनः एक बार इस एपिसोड से, इस जजमेंट से निर्णय हो गया और इस बात को पूरा देश को समझ में आ गया कि आखिरकार सुदर्शन न्यूज जब बोलता है तो न झूठ बोलता है, न झूठ बोलने देता है। तो अभी जिस तरह से सातों के सातों आरोपियों को निरपराध साबित करके उनको बरी किया गया है, वो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के मुंह पर बहुत करारा तमाचा है। हालांकि इनके प्रवक्ताओं को और उनके नेताओं को अभी भी बेशर्मी से ये कहने का मौका मिल रहा है कि भाई आखिरकार क्या हुआ था, हमने तो कुछ नहीं कहा था, हमने कुछ नहीं किया था। मैं कहना चाहता हूँ 2013 में जयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था, उस शिविर का जो वीडियो आपने दिखाया है जी, वो और इसके अलावा इसके बाद में जो पी चिदंबरम ने बोला और आपका ये जो दिग्भ्रमित दिग्विजय है, उसने जो बोला था वो किसी से छुपा हुआ है क्या? संसद के पटल पर साफ साफ जो है ना इस बात पर बहस हुई थी। बिल्कुल, भगवा को और संतों को और जो हिंदुओं को आतंकवादी कहना आज की बात नहीं है। अभी तो ये जो राहुल गांधी ने भी बोला
बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ अब समय आ गया कि इनको साष्टांग दंडवत करके हिंदू समाज से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये अक्षम्य अपराध है, इसमें क्षमा नहीं हो सकती। मैं तो आपके माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हिंदुओं को, संतों को और हमारे सैन्य अधिकारियों को और समाज सेवियों को जिस तरह से कांग्रेस ने फ्रेम करने की कोशिश करी, उसको कभी जीवन में माफ न करना। और चाहे दुनिया पर भरोसा कर लो, लेकिन जिहादी तत्व और उसके पैरोकार कांग्रेस पर कभी जीवन में कभी भरोसा मत करना। मैं एक और कहना चाहता हूं, देखिए इस एपिसोड से कांग्रेस चार फ्रंट पर बेनकाब हुई है। नंबर 1 कि जो हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का, भगवा को आतंकवादी साबित करने का जो उन्होंने पूरा गेम प्लान बनाया था, वो टाइम फिर से हो गया। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने जो एक षड्यंत्र रचा था कि जिहादियों को बचा लेंगे, ये उस काम में जरूर ये सक्सेसफुल हो गई कि इस माध्यम से हिंदुओं को फ्रेम करके जो रियल जो अपराधी थे, जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था, जिसने प्लानिंग की थी, उन सारे जिहादियों को पाकिस्तान की जो ट्रेन में बिठा करके उनको भेज दिया और बाद में हिंदुओं को जो है वो आतंकवादी साबित करने की कोशिश करी। आप देखिए कि 2008 में ये कोई इकलौता हमला नहीं था मुकेश जी, बिल्कुल। उस 2008 में आधे दर्जन से ज्यादा केसेस में भारत में अलग अलग स्थानों पर हमले हुए थे, जिसमें जयपुर था और आपका अहमदाबाद था और दिल्ली था और गुजरात था और ऐसे कई जगह पर हमले हुए। इसमें 168 लोगों की जानें गई, सैकड़ों लोग घायल हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों की परेशानी को सामना करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा यही कहा कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हमने देखा है, हम कुछ करेंगे, लेकिन आज तक किया कुछ नहीं। क्योंकि जिहादियों के सामने आत्मसमर्पण करना, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलना, ये कांग्रेस की नीति और नियति रही है। एक बड़ा ताज्जुब हुआ मुकेश जी, अभी आपके पास आने से पहले एक डिबेट में एक कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे थे कि जब ये बरी हो गए, जब ये अपराधी नहीं थे, तो क्या वो कोई अवतार पुरुष था जो अपराध करके चला गया। मैं कहता हूं देखिए कांग्रेस की मानसिकता कैसी है, वो पैगंबर पुरुष नहीं बोलेगा, अल्लाह पुरुष नहीं बोलेगा, तो ऊपर से उतरा हुआ कोई आत्मा नहीं बोलेगा कि वो जो आसमान से टपकी हुई थी वो किताब के साथ, वो लोग थे। इसने और सीधा बोला तो ये करा ये जो अवतार पुरुष, बिल्कुल इसके लिए कोई सर तन से जुदा भी किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो चीज है, यही तो इसी तरीके से जहर बोया जा रहा है। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी भी हैं, पूरी चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जय भगवान गोयल जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया और चाहूंगा जो आप अपनी खुशी व्यक्त करें। और यह जो मुहिम है, क्या आपको लगता है कि भगवा आतंकवाद को जब बोला जाता था कौन से, कितनी पीड़ा होती थी? क्योंकि आप लोग भगवा को जीने वाले लोग हैं, आप लोग भगवा को सिर्फ ओढ़ते नहीं, आप लोग भगवा को जीते भी हैं। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं, तो कितनी पीड़ा आपको लगती थी? मुकेश जी, मैं आज के फैसले से पूरे वर्ल्ड के सनातनियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इन लोगों ने जिस तरह से भगवे को आतंकवाद कह करके, आतंकवादी कह करके विश्व पटल के ऊपर एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, वो सारा का सारा जो षड्यंत्र है वो नेस्तनाबूद हो गया। आतंकियों का संरक्षण देने वाले, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनको खड़ा करने वाले लोग भगवे को आतंकवादी कह करके जो पूरे विश्व के अंदर हमारी छवि खराब करने का षड्यंत्र रच रहे थे, आज पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरा विश्व मान रहा है सनातन धर्म भगवा ही है जो वासुदेव कुटुंबम की बात करता है। सनातन धर्म ही है जो सबके कल्याण की बात करता है। सनातन धर्म भी है जो सब धर्मों का सम्मान करता है। मगर उसके बावजूद भी इन कांग्रेसियों ने इन कट्टरपंथियों को, इन जिहादियों को बढ़ाने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए हमारे संतों का, हमारे भगवे का जो जिस तरीके से स्वरूप बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा था, वो आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है। भारत सनातन हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो पूरी विश्व में शांति, भाईचारा, प्रेम का भाव रखते हुए सबको साथ लेके चल रहा है। और आज हम देख पा रहे हैं पूरी दुनिया में आज युद्ध हो रहे हैं, मगर पूरी दुनिया का ध्यान, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रसिया, चाहे यूक्रेन है, सभी देशों का ध्यान आज भारत की तरफ है, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ है। सबको लगता है कि विश्व में शांति, भाईचारा अगर कोई कायम कर सकता है वो भारत कर सकता है, वो सनातनी कर सकता है। तो आज
जिस तरह से ये लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग खुलेआम भगवा आतंकवाद कह करके लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र रच रहे थे, आज उस सारे षड्यंत्र को बिल्कुल 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 नंगा कर दिया गया है। और आज पूरी दुनिया के सामने ये बात आ गई है कि जो इस्लामिक आतंकवाद है वो पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, समस्या है। इसीलिए ठीक है भगवान जी गोयल, मैं अरशद आदमी जी के पास में एक बार फिर से जाना हूँ। अरशद आदमी साहब, जो कांग्रेस कह रही कि ये साजिश के तहत जो भगवा को किया जा रहा था, और एक सवाल है कि क्या जो वोट बैंक की राजनीति के कारण, लोग कहते हैं कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है ऐसा कर रही थी, क्या जो मुसलमान है सच्चे में, क्या इसी तरीके के आरोपों से मुसलमान कांग्रेस को वोट देते? क्या मुसलमान का जो समाज है वो इससे आगे नहीं सोचता? कोई भगवा को गाली दे उसी को वोट देंगे, जो हिंदू को आतंकवाद कहे उसी को वोट देंगे? क्या इससे आगे समाज नहीं बढ़ पाया, या कांग्रेस समझती है कि मुसलमान का समाज ऐसा ही है? नहीं, इसमें मुसलमान के वोट देने का क्या सवाल खड़ा हो गया? नहीं, वोट ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस? वोट बैंक के कारण ही कर रही है ना, क्योंकि मुसलमान खुश होगा, वोट बैंक उनका है तो भाई वो मुझे वोट देगा। हिंदुओं को गाली दो, भगवा को बदनाम करो तो मुसलमान खुश होगा। का जवाब दीजिए जी कि देश में कितने प्रतिशत मुस्लिम वोट है? पूरा बताओ, स्टेट वाइज बताओ। तो भी तो बड़े बड़े हैं सारे नेता, एक सेंटेंस में बताइए ना। नहीं तो ये चीज तो कांग्रेस को समझनी चाहिए ना। देखिए, आप तो इतने अच्छे से बोल रहे हैं, आपकी इतनी जानकारी है, तो कांग्रेस को क्यों नहीं समझाते? आप जो आपके पार्टी के नेता हैं उनको समझाइए ना। सवाल किया है, जवाब दे दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ 20% है, 80-20 की लड़ाई तो है। मैं तो वो 20 में तो जो बोलता हूँ मैं 80-20 की लड़ाई है। हाँ, तो कौन राजनीति में कोई कम वोटों की तरफ जाता है क्या? नहीं, 20% एक मुश्त है ना सर आपका, बाकी तो आपने जातियों में बांट के रखा है। मैं जब डिटेल सुनिए, मैं जब डिबेट पे आ रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे और भी अलग अलग पार्टियों के लोग होंगे, लेकिन इत्तेफाक के सारे ही प्रवक्ता जो है वो सुदर्शन चैनल के ही हैं। इसमें कहां से आप भी हैं सर? आप भी अपने आप को सुदर्शन का प्रवक्ता मान सकते हैं, क्योंकि आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। देखो, जिहाद कहिए, आप इस्लामी, किसने अधिकार दिया भैया? किसी भी आतंकवाद को आप धर्म का नाम दे रहे हैं? इस्लामी जिहाद कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं। धर्म का नाम नहीं ले रहे, हम तो मजहब का नाम ले रहे हैं। धर्म का नाम नहीं, आप ले रहे हैं ना मजहब का नाम, इस्लामी जिहाद। और अभी बाबा जी कह रहे थे कि मजहब को धर्म मत बोलिए, उसके खिलाफ। जय भगवान गोयल जी, बाबा जी नहीं है सर, वो शिवसेना के नेता रह चुके हैं पूर्व में, बीजेपी के। मेरे लिए तो बड़े हैं ना, बाबा तो अपने फादर ठीक है, आप सम्मान से बोल रहे हैं तो स्वीकार किया जाए। मेरे लिए बड़े हैं तो मैं बाबा जी कह रहा हूँ। ठीक है, बाबा अपने नहीं, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सर उसका जवाब दीजिए ना। जो सवाल कांग्रेस को, मैं आपके सवाल का ही जवाब मैंने दिया ना। इसमें कौन सा, इसमें क्यों आप ला रहे हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि एनआईए की टीम जो सवाल का जवाब सवाल नहीं है, जवाब है। जवाब दीजिए, जवाब नहीं है तो मत बोलिए। नहीं, जवाब ही दे रहा हूँ मैं। क्या जवाब नहीं दिया मैंने, बताइए ना। इसमें असगर साहब के पास चलते हैं, असगर जी इसका जवाब देंगे। असगर खान साहब, मेरे को बात बताइए। मैं असगर साहब के बारे में, पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं। आपका जवाब क्या बोल रहे हैं विनोद जी को बीमारी है, आपका जवाब पूरा नहीं होने देंगे। ये बीच में बोलते रहेंगे ताकि आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचे। आजमी साहब, आपकी सही बात को लोगों तक नहीं पहुंचे। जो रंगों में बांटते हैं, ये हिंदू का रंग, ये मुसलमान का रंग, ये मुसलमान का जानवर, ये हिंदू का जानवर, ये सारी चीजें। और जहां तक विनोद साहब कह रहे हैं इस्लामिक, मैं बता दूं विनोद साहब, और से सुन लीजिए, कुछ लोग दिल में अरमान लेके आते हैं और अरमान लेके चले जाते हैं दुनिया से। आप उन्हीं में से अपने दिल में अरमान लेके आए हो, ये अरमान लेके चले जाओगे। ठीक है, जहां तक जिहादी के सवाल है, मैंने 100 बार कहा मैं जिहादी हूँ, आप आज तक कुछ नहीं कर पाए। मैं 100 बार, कम से कम 10 साल से कह रहा हूँ आपसे, मैं जिहादी हूँ और अब भी कह रहा हूँ। मैं 3 बार तो मेरे जिहादी होने का, आप जिहादी है ना, आप मानिए आप जिहादी, आप जिहाद करते हैं, आतंकवाद। चलिए ठीक है सर, आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है, आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है। आज इतना बड़ा फैसला हुआ है, और ये जो दाग था, इतना बड़ा दाग, वो दाग भगवा के ऊपर से जो है वो हटा है। गांधी जी की हत्या करने वाले हैं आप उनको बर्बाद करने वाले हैं, लेकिन ये क्या, इन चीजों को छोड़ो भाई, अब तो समझ ले आओ,
कुछ पढ़ लिख लो, कुछ अच्छी बातें करो। ठीक है सर, हमारे पास समय लिमिटेड है। मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार अरशद जी के पास जाऊंगा। अरशद जी, आखिरी कमेंट। ये सब बातें मत करो इन अच्छे चैनल ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा चैनल पूरी दुनिया देखती है, आप ऐसी बात करते हो। जी जी अरशद भाई। जी देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं डिबेट में आपकी माफ कीजिएगा, मैं तो कुछ और सोच के आया था, लेकिन आपकी डिबेट में तो सिर्फ ये भगवा सनातन और ये सब तरह की बातें। आप इसे डिबेटेबल नहीं मानते हैं, तो आप इसको डिबेट नहीं मानते। आप जो दूसरे चैनलों में गाली गलौज एक दूसरे को करते रहते हैं, एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। वहां पर एक जगह पे ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग मारे गए, उनके साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ या होगा या नहीं होगा, चर्चा इस पे होनी चाहिए। वही तो चर्चा कर रहे हैं, वही चर्चा है ना सर, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप तो नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। चर्चा ये होनी मैं तो पहले तो मैंने शुरुआत ही की कि आखिर ब्लास्ट हुआ, जो असल आरोपी थे उसको कांग्रेस ने भगा दिया। जो ब्लास्ट में जो लोग ब्लास्ट में मार दिए गए, उनके इंसाफ कैसे होगा? मैं वही तो पूछा कि कांग्रेस ने भगा दिया उसे, 8 साल में सारे सबूत नष्ट कर दिए, गलत दिशा में जांच को ले जाते रहे, तो कांग्रेस दोषी है ना उसके लिए। एनआईए ने नष्ट कर दिया ना, इसमें कांग्रेस कहां से दोषी भाई? 8 साल 2008 से लेकर के। भाई साहब मेरी बात सुनिए ना, 2014 तक तो बराबर जांच चल रही थी, 2014 के बाद अचानक जांच में कहां से फिर आ गया? रोहिणी सालियान को अपने बयान में 6 साल तक एक बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2015 में रोहिणी सालियान ने, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी मालेगांव बम ब्लास्ट की, उन्होंने अपने बयान में कहा, बाकायदे पब्लिक डोमेन में आके कहा कि एनआईए के अधिकारी ने कहा है कि अब एनडीए की सरकार आ गई है, मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ नरमी बरतो। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह भी निकलता है कि इससे पहले जो एनआईए के अधिकारी थे वो तत्कालीन सरकार के इशारे पे काम कर रहे थे। इसका मतलब यह निकला, इसका मतलब यह निकलता है कि पहले हम यूपीए सरकार के हिसाब से काम कर रहे थे, अब जो यूपीए के हिसाब से काम नहीं करना है, तो ये आप उस अधिकारी पे जाके केस कीजिए। इसका मतलब ये क्यों नहीं निकलता है? आप अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं ना उसका, आप अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। और वो एनआईए ने 8 साल तक क्या, 2008 से लेकर 2014 तक सारे सबूत नष्ट कर दिए गए, ओरिजिनल आरोपी को भगा दिया गया। उस पर आप लोगों की नजर नहीं है, उस पर आप लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आखिर 2008 से लेकर 2014 तक एनआईए क्या कर रही थी, जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मेरी आवाज कम कर दी होगी आपने। यूपीए की सरकार में किसी एनआईए के अधिकारी ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा कि ये यूपीए की सरकार है, आपको बोलने की जरूरत क्या थी? वह बोलने की जरूरत क्या थी सर? अदालत भी आपका, 2 आरोपी भी आपका, जांच करने वाले अधिकारी भी आप पे, तो आरोप किस पे लगाएं? ठीक है सर, हमें बार बार बोला जा रहा है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन ये चर्चा यहीं पर खत्म नहीं होगी। अरशद वारसी साहब, आगे प्रोग्राम में भी आपसे हम इस पर, अरशद आदमी साहब, आप बात करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरशद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद बंसल जी आपका बहुत धन्यवाद, असगर खान साहब आपका भी, जय भगवान गोयल जी आपका भी, और अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा